चारधाम यात्रा में अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। चारधाम यात्रा की समाप्ति हुई है। शीतकालीन यात्रा की अब शुरुआत होगी। सरकार बोल रही है कि तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा में 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए, लेकिन कारोबारियों को कोई भी फायदा नहीं हुआ। राजेश बिष्ट जी, जिस तरीके से तमाम सवाल आपसे पूछे गए थे, और एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से आपने बताया कि आपदाएं हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, कुंभ मेला हुआ, उससे ये आप चारधाम यात्रा में रोक भी लगी कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे में ऑल वेदर रोड का भी निर्माण किया गया, जिससे कहा गया कि आगे को कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी मौसम हो, यात्रा में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और बहुत सारे हेलीकॉप्टर हादसे भी देखने को मिले। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आगे इसको लेकर सही करने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रिया जी, देखिए, निरंतर जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कोई भी समस्या आ रही है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमेशा प्रयास किया है कि वो ग्राउंड जीरो पे जाके हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार के साथ एक चट्टान की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह खड़े रहने का काम किया। उन्होंने हर एक जिम्मेदारी को, हर एक उत्तराखंडी को पारिवारिक सदस्य मानते हुए उनके लिए हमेशा से ये विश्वास जरूर दिलाया कि अगर कहीं पे कोई समस्या है तो उसके लिए हम खड़े हैं। प्रदेश के विकास की बात हो, चारधाम यात्रा की बात हो, या खास तौर पे जब हम ऑल वेदर रोड की बात करते हैं, या जो आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कें हुई हैं, पाइपलाइन हुई है, बिजली हुई है, कई जगहों पे भूस्खलन हुआ, उन सबके कार्यों को सरकार अपने अपने तरीके से, चरणबद्ध तरीके से युद्ध स्तर पे करने के लिए आगे कार्यमल लगी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए, राजेश जी। आशीष जी, मैं आपके पास जब आना पहला चाहूंगी। कोई जिस कार्य तरीके से शुरू होता तमाम है। सवाल चारधाम यात्रा में उठे, हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर भी उठे, ऐसे में क्या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि ये यात्रा और भी सुव्यवस्थित तरीके से हो सकती थी? देखिए प्रिया जी, पहली बार भाजपा के राज में हमने देखा कि हमारा उत्तराखंडी तो फूल लगाने लायक भी नहीं है। केदारनाथ में इस बार फूल लगाने का, सजावट का ठेका भी इन्होंने बाहर कोई कंपनी को दे दिया, बाहर वालों को दे दिया। बाहर से लोग आए तो हम तो फूल भी नहीं लगा पा रहे अपने देश राज्य के मंदिर में, तो हम किस काम के हैं उत्तराखंडी वाले, बताएं। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों हर काम बाहर के लोगों को देने के पक्ष में है। आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी बदल गई। पहले कॉन्ट्रैक्ट आपको अगर 10 करोड़ का लेना होता था तो मान लो 5 करोड़ की हैसियत देनी होती थी। आज आपको चार चार गुना ज़्यादा की हैसियत देनी है। तो अब हो क्या रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं, उत्तराखंड का आदमी की तो हैसियत इतनी है नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट हो गए बड़े बड़े 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ के। तो बाहर के लोग कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उत्तराखंड वालों को सब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है, इनका पैसा मार के ही भाग जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी पॉलिसीज बना दी हैं कि उत्तराखंड का व्यक्ति तो उत्तराखंड में काम कर ही नहीं सकता। उत्तराखंड का आदमी जाएगा कहाँ? और अभी आपने हादसों की बात करी। देखिए, इन्होंने जो है अपने जो ये फ्लाइट जो चलते हैं वहाँ, उसका टेम्पो बनाकर रख दिया। इतनी बार ऊपर नीचे दौड़ा रहे हैं, उसका कोई नियम तो होगा कितना चल सकता है। कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई इस बार, तो देखिए समझना पड़ेगा। और देखिए, ये चारधाम यात्रा है और ये आस्था का विषय है, पूरे सनातनियों के लिए आस्था का विषय है। पहले चारधाम यात्रा जो है, सीनियर सिटीजन लोग क्या करते थे। आज चारधाम यात्रा का ऐसा प्रचलन हो गया कि सीनियर सिटीजन को तो लोग धक्का मार दे रहे हैं, और छोटे छोटे 20-22 साल, 18 साल के बच्चे चले जा रहे हैं। पैसों का गेम हो गया, जिसमें पैसा है वो फटाक से 2 मिनट में ऊपर पहुंच जा रहा और 2 मिनट में नीचे आ जा रहा, और जिसको वाकई जाना है उसको, वो बेचारा उसको टिकट ही नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के काम हो रहा है। इस आस्था के केंद्र को, आस्था की जगह को आस्था बना के रखो, और वहाँ पर वाकई देखें जो बुजुर्ग लोग हैं, पहले वरीयता उन्हें दी जानी चाहिए। अगर आपने कोई भी व्यवस्थाएं देखो, अच्छी होती हैं और अच्छे के लिए ही बनाई जाती हैं। पिछली बार तो थार भी चढ़ गई थी ऊपर, इस बार पर तो थार का जिक्र सुना नहीं, क्या हुआ थार का। लेकिन इस बार भी जो लोगों का ऊपर नीचे उड़ने का जो सिलसिला था, इस पर जो है सीनियर सिटीजन को वरीयता दी जानी चाहिए। अगर उनको टिकट नहीं चाहिए तो फिर किसी को भी आप दो, और उसका एक नियम जो भी होता होगा, जितने बार चक्कर काट सकता है, आज जा सकता है, उस तरह का वो करना चाहिए। जी बाकी ये यात्री का तो वहीं पे ही नहीं, कई जगह जो है परेशान होते हैं। हमने तो उनका जो है उससे रजिस्ट्रेशन से ही परेशान होते हुए देखते हैं। जी अभी देखें बिल्कुल जनवरी बिल्कुल आते आशीष ही जी, जिस तहलका तरीके मचा से देंगे, आपने बताया कि काम शुरू कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर की उड़ान पर भी एक नियम बनाने चाहिए और निगरानी रखनी चाहिए, कि कुछ नियम तो पहले से ही होंगे, खैर उसमें निगरानी रखनी चाहिए। दीपक जी, एक इसमें चारधाम यात्रा को आधुनिक बनाया जा रहा है। वो आध्यात्मिक है, लेकिन उसे आधुनिक बनाया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी से रोड बनाई जा रही है, चौड़ीकरण किया जा रहा है, और हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट तो हर टाइम सुनाई देती है। जब हादसे हो उससे पहले वो कितने राउंड लगा रहा है, कोई बात की किसी को फिक्र नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। इसको किस तौर पर देख रहे हैं आप? चारधाम यात्रा को सच में लोगों की सुविधा के लिए इतना आधुनिक बनाना चाहिए क्या? देखिए प्रिया जी, 1 महीने के अंदर अगर 4-4 हेलीकॉप्टर हादसे हुए, तब जाके तो सरकार ये चेती है कि एसओपी बनाने पे इनका ध्यान गया।
तब जाके इन्होंने जितनी भी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं जो सेवाएं दे रही हैं हेलीकॉप्टर की, उनके लिए एसओपी बनाई है। यानी हादसों के बाद सरकार जागी है कि एसओपी बननी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। अच्छा, मैं एक और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार 2025 की यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व में एक घोषणा करी थी 2024 में कि यहाँ पर 4 धाम यात्रा प्राधिकरण बनेगा। बड़े जोर शोर से उन्होंने घोषणा करी थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी स्थिति क्या है, कब वो अस्तित्व में आने वाला है, कब सब चीज़ें चैनलाइज होने वाली हैं? क्योंकि जब वो प्राधिकरण आ जाएगा तो इनका कहा, मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हर चीज़ व्यवस्थित हो जाएगी, उसमें हम जितने भी उसके हितकारी हैं, 4 धाम यात्रा के अंदर जो काम करते हैं उन सभी को उसके अंदर जोड़ा जाएगा। जितने जो राज्य के पदाधिकारी हैं उनको जोड़ा जाएगा, जो बीकेटीसी के पदाधिकारी हैं उनको जोड़ा जाएगा, और सबके साथ समन्वय बनाकर उस प्राधिकरण का कार्य कराया जाएगा। तो यदि मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जुमला पार्टी ना कहलाए भविष्य में, तो जो उन्होंने वादा किया है कि वो प्राधिकरण अस्तित्व में आएगा, तो 6 महीने बाद 2026 में जब यात्रा दोबारा से शुरू होगी तो मुझे लगता है उस प्राधिकरण के अंतर्गत ही होगी। और जो समस्याएं लगातार आ रही हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी बेहतर सेवा ये प्रदेश दे सके यात्रियों को, उतनी बेहतर सेवा अगर कर सकें, तो मुझे लगता है कि 6 महीने बाद, क्योंकि 6 महीने पूरे पड़े हुए हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है, तो जब यात्रा दोबारा से शुरू होगी तो मुझे लगता है वो प्राधिकरण अस्तित्व में आ चुका होगा। और मुझे लगता है कि काफी हद तक जो समस्या है इस प्रदेश की और यात्रियों की, जो 4 धाम यात्रा की, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि यदि प्राधिकरण बनेगा तो निश्चित रूप से जो उसके हितकारी हैं उनका भी लाभ होगा, जो व्यापारी हैं उनका भी लाभ होगा, और सरकार का लाभ भी होगा, और मान सम्मान प्रदेश का बढ़ेगा। प्रिया जी। जी बिल्कुल राजेश जी, मैं आपके पास इन्हीं सवालों के साथ आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी हमने बात की कि आध्यात्मिक एक 4 धाम यात्रा को आधुनिकीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं, और जो हेलीकॉप्टर भी ऐसे उड़ाए जा रहे हैं जो सिर्फ सिंगल इंजन के हैं, डबल इंजन के हेलीकॉप्टर भी सिर्फ वीवीआईपीज के लिए है। तो इसको किस तौर पर देखते हैं, और इन सब चीज़ों से क्या कुछ असर वो इलाके में पड़ेगा? क्योंकि 4 धाम वाला जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाकों में आता है, जहां इतनी ज़्यादा हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। देखिए प्रिया जी, आस्था के साथ विकास बहुत ज़रूरी है। पहले कम लोग आते थे, अब बहुत लोग आते हैं। मैं अयोध्या के पास मेरा घर पड़ता है। आज से 20 वर्ष पहले की अयोध्या मैं देखता था एक पतली सी सड़क और उसमें आने वाले आस्था जन के लोग, और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर। तो अगर कोई सरकार, लेकिन राकेश जी यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देने वाली है, अयोध्या का जो इलाका है वो अलग है हमारे 4 धाम यात्रा से, ठीक है। यहाँ पर ऑल वेदर रोड हुई, बहुत सारे विकास हुए, लेकिन देखने को मिला इस बार 4 धाम यात्रा में कि और ज्यादा लैंडस्लाइड हुए और ज्यादा आपदाएं आई। तो इस पे भी ज्यादा इतना आधुनिक ना हो कि विकास ही विनाश बन जाए। विकास कभी विनाश का कारण नहीं बनता। आप कोई हाइड्रोजन बम थोड़ो लगा रहे हो, आप विकास कर रहे हो तो वो विनाश का कारण है। आपदाएं आई हैं, उत्तराखंड में ही थोड़ो आई हैं, जम्मू कश्मीर में भी आई हैं। वहाँ तो एक आपदा ये भी आई है कि वहाँ के लोगों ने गोली चला दी, एक आपदा वो भी है। हर हिमालयी क्षेत्र में आई है आपदा, और आपके यहाँ आपदा आती है, हमारे यहाँ बाढ़ आती है। तो वो कोई ठीक है, ये तो प्राकृतिक है, लेकिन उसके साथ क्या रोडों का विकास नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। पहले जिस बद्रीनाथ की यात्रा के लिए हम तो पढ़ाई लिखाई जन्म कर्म सब यहीं से है, हमने तो एक उदाहरण दिया आपको। तो पहले हम लोग बद्रीनाथ जाते थे तो दूसरे दिन पहुंचते थे, सिंगल रूट था। अब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो 6 घंटे में पहुंचते हैं। तो इससे हमारा समय भी तो बच रहा है। तो विकास हाँ, लेकिन विकास के लिए नियम जरूरी है, विकास के लिए हमारा संकल्प जरूरी है। विकास के लिए ये जरूरी है कि हम जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, क्या उससे हमारे क्षेत्र की क्षति तो नहीं हो रही। आपने हेलीकॉप्टर की 6 घटनाएं, 3 घटनाएं हुई और 1 महीने के बीच में हुई। तो ये प्रश्न सरकार को जरूर अपने उस संस्था से पूछना चाहिए कि आप जिस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे या जिसके लिए हम आपको परमिशन दिए थे, उसमें सुरक्षा के कितने मानक लगे थे, क्योंकि वो जो आपदाएं आ रही थी वो मानव जनित थी। जी
तो वहां पे सरकार को घेरे में लिया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा दोष वहां के काम कर रही कंपनियों को है। जी तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल, उन्हें ब्लैक बिल्कुल लिस्ट किया राकेश जी, गया? इस पर निगरानी रखनी बहुत उस जरूरी पर है। निगरानी रखनी जरूरी है। बिल्कुल, और ये बात तो सही है। राजीव जी, ये सवाल दीपक जी का एक सवाल था, चारधाम प्राधिकरण की क्या कुछ तैयारियां हैं, कब तक बनकर तैयार होगा, क्या कुछ इसमें अपडेट है? देखिए, चार धाम प्राधिकरण की बात इसी वर्ष हुई थी, 2 वर्ष पहले कोई बात नहीं हुई थी, इसी वर्ष हुई थी। और सरकार इस पे जिस प्रकार से जनता की सहूलियत के लिए जो बेहतर काम हो सकता है उसके लिए वचनबद्ध है। सरकार प्राधिकरण की ओर है, और जैसे भी इसका गठन होगा तो जी। निश्चित रूप से 2026 की जो यात्रा होगी प्राधिकरण के माध्यम से होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और यह तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि आधुनिक कर दिया है, यात्रा में ब्रांडिंग हो रही है, पहले ये जी। होता है, ये जो कुतर्क निकलते हैं ना, कुतर्क विषय को किसी और ले जाते हैं। आज हम कहते हैं कि हम बाहर की कंपनी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अगर हमारे उत्तराखंड के किसी भी ठेकेदार, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की अगर उस तरह के काम को करने की अगर नहीं उसकी कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी को एक तरफ तो ये कहकर चलते हैं कि हमारे प्रदेश के ठेकेदारों को काम नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारे ही ठेकेदारों को सब कॉन्ट्रैक्ट बना के काम दिया जाता है और पैसा दूसरी कंपनी ले जा रही है। तो ये किस तरह का कुतर्क हुआ, अपने आप में समझने वाली बात है। आज उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो आधुनिकता का ही कारण है कि कांग्रेस के जमाने में ठेकेदारी के जो टेंडर थे वो रात को सीएम आवास में रात को 12 बजे, रात को 2 बजे बांटे जाते थे। आज उस प्रोजेक्ट को क्लियर कट सामने सामने टेंडर प्रोसेस कर दिया कि आप लाइव जाइए, बिडिंग लगाइए, अगर आपका रेट ठीक है, आपका काम ठीक है, आपके पीछे प्रोफाइल ठीक है, आपकी हैसियत उस काम को करने की, तो दिया। तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एक शासनकाल का, कार्यकाल का अंतर है। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर कहीं पे भी आप पहुंचते हैं, चाहे हेली सेवा से पहुंचिए। मैं छोटे से उदाहरण आपको दे देता हूं। आज धारचूला के अंदर भी अगर कोई बीमार व्यक्ति ऐसी अवस्था में है जिसको हेली एम्बुलेंस से लाना पड़े अस्पताल के अंदर, केदारनाथ के अंदर जो ट्रेजेडी हुई अभी, जो कहीं कहीं पे घटनाएं हुई, उनको हेली सेवा से लेकर यहाँ पे ऋषिकेश एम्स में पहुंचाया गया। तो क्या इस आधुनिकता का लाभ उस पेशेंट को नहीं मिला जो वहां पे जी उस बिल्कुल, बिल्कुल आपदा के राजेश जी, समय जिस पे तरीके फंस से गया था? आपने क्या बताया कि सड़कों के आधुनिकता का माध्यम से लाभ मुमकिन हर था एक कि व्यक्ति उसको को वहां मिल पे एम्स रहा है, अस्पताल और अगर सीएमडी एम्स पहुंचाया जाता? हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ लिया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। दीपक जी, जिस तरीके से टेंडर की बात अभी राजेश जी ने की है, टेंडर में धांधली की बात बड़ी विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठती है, तो आप क्या कुछ इनको जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पूरी सारा सवाल जो है वो व्यवस्था करने पे है। यदि सरकार व्यवस्थित तरीके से करना चाहे तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सरकार अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर चाहे व्यवस्था करना चाह रही है और जहाँ पर चाहे व्यवस्था अनदेखी करना चाह रही है। आप जिस आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, किस आप सुविधा दीजिए, ये व्यवस्था के अंतर्गत आ रहा है ना, लेकिन सुविधा किस लेवल पे होनी चाहिए? जब हादसे हुए तब आपने एसओपी जारी करी है, उससे पहले एसओपी क्यों नहीं बनी? क्या हादसों का इंतजार किया जा रहा था क्या कि तब हम एसओपी जारी करेंगे? तो आप देखिए ना, यही हम कह रहे हैं कि आप हर चीज पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक ही समय दो चीजें कैसी हो सकती हैं? आप ये कह रहे हैं कि तीन महीने यात्रा नहीं चली, मान गए, यहाँ पर बहुत सारी 4 महीने बरसात चलती रही इसलिए यात्रा नहीं हो पाई। उसी समय हम ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर में लोग यात्री आए, हम उसको भी नहीं नकार रहे हैं, और फिर उसी स्तर में आ रही है कि आमदनी नहीं हुई लोगों की। तो ये सारी अव्यवस्था का ही तो हिस्सा है। तो प्रिया जी, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि चारधाम यात्रा आदिकाल से चली आ रही है। जो जो सरकारें जब जब सत्ता में रही, जब राजाओं को रहा होगा तो राजा का अधिकार होता था, राजा अपने यहाँ इस जो यहाँ राजा रहा होगा या जिसके अधिकार क्षेत्र में ये क्षेत्र रहा होगा, उसने यात्रियों की सेवा करी होगी। आज जब लोकतंत्र आ चुका है, सरकारें बनती हैं, सरकारें चुनी जाती हैं, उसी के तहत जब केंद्र सरकार रही होगी, अब राज्य सरकार है, जब ये यूपी में रहा होगा तो यूपी की सरकारों ने अच्छा रोल निभाया होगा। अब पृथक राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की सरकारें इसका काम करती हैं। तो हमारा काम जो यात्री आते हैं उनको सुविधाएं देना है। दिक्कत कहां से स्टार्ट हुई है? जब आपने चारधाम यात्रा का व्यवसायीकरण शुरू कर दिया, जब आपने 2000, मैं स्पेसिफिक बताता हूं, 2023 में 53 लाख लोग जब आए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने, पूरा पीछे के सारे कांग्रेस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, पीछे के हमने यूपी सरकार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये सारे रिकॉर्ड चारधाम यात्रा के इसलिए हुए कि हमारा इनका एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा था, चारधाम जो सड़कों का चौड़ीकरण, उसके लिए चारधाम यात्रा की सड़कें बनाई जा रही है। इन्होंने कहा इस वजह से बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ? अगले साल आंकड़ा नीचे गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब अच्छा हो रहा है आप वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, जब कम हो रहा है तब आप कुतर्क देना चाह रहे हैं।
हमारा कहना है कि आप इस यात्रा को सिर्फ यात्रा ही रखिए, जिसकी तरफ आप बार बार प्रिया जी इशारा कर रही है ना कि इसको आधुनिकीकरण की तरफ ना बढ़ाएं, वो आधुनिकीकरण नहीं व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित आप बढ़ाइए, बिल्कुल। लेकिन उसकी ब्रांडिंग कराने आप इस यात्रा को यात्रा ही रखिए। बहुत सी और सारी चीजें हैं, तीर्थाटन और पर्यटन दो अलग अलग चीजें हैं। ये बात ये सही है कि तीर्थाटन को तीर्थ की तरह मानिए, तीर्थ व्यक्ति आता है शांत होकर अपना काम करके चला जाता है, और पर्यटन वाला जो है वो राजीव पर्यटन जी, आप करके कुछ जाता है। कहना तो चाहेंगे? ये दोनों ही चीजों को हमें समझना जी पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए दीपक जी। ऐसा है, इसमें कहने जैसी सिर्फ इतनी बात है कि उत्तराखंड के अंदर लोग तीर्थाटन के लिए भी आएंगे, पर्यटन के लिए भी आएंगे, जिसका जैसा मन करेगा ये देवभूमि के अंदर उस आजादी के साथ आएगा। इस पे रोक लगाने वाले हम लोग कोई नहीं होते। व्यवस्था सरकार बेहतर कर रही है, उस पर विपक्ष अपने कोई भी कुतर्क यहाँ पे पेश कर दे, इससे व्यवस्थाओं में कमी नहीं होने वाली है। एसओपी की बात हम बार बार कर रहे हैं। एविएशन कंपनीज के लिए एसओपी पहले ही तैयार होती है। जी अब ये बिल्कुल कहते राजीव हैं जी, एक सवाल कि उस मेरा भी है। एसओपी के अभी अलावा सुनिए, मुझे केदारनाथ, पहले दो बद्रीनाथ, मिनट बात पूरी जी। कर दूं मैं अपनी। एसओपी का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया और उन लोगों को मरने के लिए हेलीकॉप्टर पे बैठा दिया, ऐसा कभी जी। नहीं होता है। इसलिए कोई बात जो तथ्यहीन हो उसको कहने या पेश करने का कोई लाभ नहीं होता। मेरे को बुखार नहीं है और ये कहते हैं बुखार होने से पहले तुम दवाई खाकर बैठ जाओ कि तुम्हें बुखार ना आ जाए। तो एविएशन कंपनीज की एसओपी सिस्टम से हर साल हर तरीके से नियम अनुसार बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई हादसा, घटना, दुर्घटना होती है तो उस एसओपी के ऊपर नई एसओपी के साथ नए रूल्स फ्रेम करके उनको कहे जाते हैं कि अब इस पे भी ध्यान रखा जाए। दीपक जी, अब आप ये कुछ कहते कहना हैं चाह कि रहे हैं? सड़क तो बिल्कुल ठीक चल रही है, राजेश जी, सिंगल इंजन वाला नहीं जुड़ेगा, वो उड़ेगा। कोई सिंगल आप इंजन मुझे नहीं बताइए, उड़ेगा। आप आपकी सुनिए ना, जानकारी में कैसे है? आप क्या सुनिए पता ना, है आपके पास सिंगल आप इंजन सुनिए, का? जो पायलट भाई, हो ऐसे उसको कुछ इतने, भी मत बोलो, जो पायलट कोई हो सिंगल इंजन उसको का नहीं चला इतना रही। एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई सिंगल ये इंजन हादसों के बाद ही हुआ नहीं ना, चल रहा उत्तराखंड में। हादसों के इसलिए बाद ही हुआ गलत ना, हादसों से पहले तो नहीं आई पेश मत एसओपी। करो। और आप क्या लोगों का पत्र दे रहे हो? षड्यंत्र है कि झूठ यहाँ बोल पर रहे हैं किसी सरासर। को रोका जाए। मिथ्या इतनी प्रचार बड़ी करना आबादी बंद जो करिए। यहाँ आ रही है, बड़ी संख्या में भारतीय आप जनता लोग पार्टी की चलाइए, चीज़ भारतीय मैं जुमला आप पार्टी लोगों मत की चलाइए। मंशा को जी जानता बिल्कुल हूं। दीपक जी, राजेश जी, विपक्ष हो की गया। नहीं समझ रहे। दीपक जी, राजेश जी, आप सनातन शांत हो विरोधी जाइए। रही है। एक एक करके भारतीय बोलिए, जनता आपकी पार्टी दोनों मत की चलाइए। आवाज जनता को हमारे सुनाई देनी कार्य चाहिए, भारतीय जनता दर्शकों को पार्टी सुनाई चलाइए। चाहिए। बिल्कुल सरकार बिल्कुल अपना काम बिल्कुल, जिम्मेदारी दोनों से की निभा बातें रही है। हमने सुनी। अरे राजेश आप जी, इस जी विषय की जी बात बनाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इतने घंटों का उसके पास अनुभव होना चाहिए। कार्यशैली क्यों बनाया पहले आपने? मैं आशीष जी के पास आना चाहूंगी। दीपक जी और राजेश जी, आप दोनों शांत हो जाइए। आशीष जी, आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से लगातार अभी यही बात आई है कि आधुनिक और आध्यात्मिक इसको लेकर लगातार चीजें विकास की ओर बढ़ रही है और विकास विनाश नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर ज्यादा विकास किया गया, लिमिट से ज्यादा, तो उसका तो मिलेगा खामियाजा। देखिए प्राची जी, ये प्रिया जी, जी ये भारतीय जनता पार्टी एक विनाश है। ये लोग बताए, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से पढ़ रहा हूँ कि वहाँ पे ध्वजा, वो जो अयोध्या में जो है ये रोड शो कर रहे हैं। बताइए यार, आप पूजा पाठ कर रहे हैं कि रोड शो कर रहे हैं? आप इवेंट बना रहे हैं उस चीज़ को। मतलब इन्होंने धर्म का ऐसा ऐसा वो हाल कर दिया सनातन धर्म का कि आप रोड शो क्या होता है? रोड शो प्रचार प्रसार होता है, ये रोड शो कर रहे हैं आप मंदिर का। बताएं, ये कोई तरीका है? तो ये लोग खुद एक विनाश है जो देश को गलत राह पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर अगर चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर में हाँ, राजेश जी, आप कुछ भाजपा बोलना के चाह रहे दलाल हैं? बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर में भाजपा के दलाल बैठे हुए हैं, इनको एंट्री मिलती है। जिनको ये बोलेंगे वो जाएगा। हेलीकॉप्टर सप्लाई नहीं है, वहाँ अपनी दलालीगिरी कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के अंदर। बुखार की दवाई की बात, बुखार की बात कर रहे हैं। अरे बुखार की दवाई रखोगे तो सही। अगर आप ठंडी जगह पे जा रहे हो, बुखार की दवाई लेके तो चलो, कि लेके भी नहीं जाओगे। तो कैसी बात करते हैं लोग? कहाँ की बातें कर रहे हैं? इस देश के अंदर ये चीजें नहीं चलेंगी। धर्म के नाम पर रोड शो करते, शर्म नहीं आती आपको? चेहरा, मतलब प्रधानमंत्री जी है, क्या है देश के? अरे विकास की बात नहीं होती है और आप रोड शो कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। या चार धाम के यात्रा के नाम पर खाने का काम कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। किस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं? आपने विकास के नाम पर विनाश उसे कहते हैं। इन्होंने तीर्थ पुरोहितों के मकान तोड़ दिए, इन्होंने तीर्थ पुरोहितों के बद्रीनाथ में मकान तोड़ दिए, उनको नए मकान नहीं दे पाए। इसे बोलते हैं विनाश, जिसको बोल रहे हैं विनाश की विकास के साथ। अरे ऐसा मत करो यार, पुरोहितों का लोग आशीर्वाद लेते हैं, श्राप ले रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माहिर ऐसे ये लोगों कह रहे हैं को हमने ये बहुत जनता अच्छा सबक सिखाएगी। व्यवस्था बना दी। हिंदुस्तान में ये रहना ठेकेदारी है में व्यवस्था तो राम बनाई। राम का नाम लेना इलेक्ट्रल होगा। बॉन्ड लेके तो आप ठेकेदारी हिंदुस्तान के अंदर कराते हैं, रोज रोड उसको शो व्यवस्था बोलते हैं। सनातन को जगाने के लिए इलेक्ट्रल जो बॉन्ड कुछ के करना नाम होगा। जी बिल्कुल अब बिल्कुल ये बिल्कुल इतने बेईमान लोग हैं। राजेश जी, आशीष जी, भगवान शांत को हो भी जाइए। छोड़ा। बिल्कुल, जिसने आप लोगों एक की एक करके हत्या अगर भी बात छोड़ा। करेंगे, अपनी बताएंगे बात देश कैसे बताएंगे, चलता तभी है, दर्शकों तक सनातन आपकी धर्म आवाज कैसे सुनाई चलता देगी। है।
ठीक इन्हें है, क्या ठीक पता है। मैं सनातन धर्म राकेश जी क्या है? आपके पास आना चाहूंगी। राकेश जी, जिस तरीके से आपने दोनों की बातें सुनी और इसी के साथ ये भी मुद्दा है कि 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम पहुंचे, लेकिन उसको लेकर एक ये भी खबर सामने आई, एक रिपोर्ट सामने आई कि लाखों टन कूड़ा वो चारधाम में रहा, उसका निस्तारण और उसके लिए क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? और ये समस्या लगातार बनती जा रही है जिस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अपवित्रता का एक माहौल तो बन ही जाता है जब इतने लोग आएंगे। हाँ, प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ हुआ तो सरकार ने उसे मैनेज किया, उस पूरे कूड़े को डंप करा के कहीं हरी खाद बनाई, कहीं कुछ और का प्रयोग में लिया। तो यहाँ की भी सरकार उस पर चिंतित होगी, कर रही होगी। लेकिन मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, हो सकता है कि हमारे कांग्रेस के मित्र को और भाजपा के मित्र दोनों को बुरा लगे, क्योंकि इनका तो एजेंडा एक ही है दोनों का। ये एक ही चीज़ चाहते हैं दोनों लोग कि वो मुसलमान की बात करें। अरे भाई, अगर हम सनातन के देश में रह के अपनी सनातनी व्यवस्था को नहीं बुलंद करेंगे तो कौन बुलंद करेगा? हम नहीं बताएंगे कि राम मंदिर का निर्माण हमने किया है 500 वर्षों बाद और उसका रोड शो कर रहे हैं, तो इसमें ये बुराई आसान क्या? कर रहे हैं देखिए, क्या? आपने भारत में किया कि अमेरिका में किया? नहीं, भारत में किया, हमें जी, पता है। अगर भारत में भारत बना की पूरा नहीं, भारतीयता को नहीं पूरा प्रदर्शित किया बने जाएगा बिना तो किसे उसका प्रदर्शित शिलान्यास किया कर जाएगा? दिया। पहली बात। आज क्या करने गए आप? दूसरी बात, अरे! अब मैं जरा भाजपा के मित्र से ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो हमारे खटीमा के विधायक कापड़ी जी थे, उन्होंने एक विधानसभा में मैंने बाइट सुनी। मैं भाई विधायक भी नहीं, मेरे खानदान से भी कोई नहीं, और ना मुझे कभी विधायक निधि आई। तो उन्होंने कहा जी वो 15% पहले ही काट के आप मुझे भेजा करो। वो 15% क्या है सर? और अगर वो गलत बोल रहे थे तो उनपे आपने मानहानि का केस या ऐसा कोई मामला क्यों नहीं उठाया? अगर आपके यहाँ सारा सिस्टम पारदर्शी है तो ये 15% क्या है? क्षमा करना, मैंने प्रश्न थोड़ा कड़वा अगर आप पूछा। अनुमति दे तो मैं आपकी बात का जवाब दूं। जी जी, मैं ये कहता हूं, ये कांग्रेसी वो लोग हैं जो इस देश के अंदर वोट चोरी की बात करते हैं। जब इनको हलफनामा देने की बात कहो और इनको कहो भाई साहब हलफनामा दे दो, कोर्ट इनको बुला रही होती है, इलेक्शन कमीशन बुला रहा होता है। जब इनके बिहार में इन्होंने कहा हमारे बात पूरी होने दीजिए, मुझे मालूम है पेट दर्द होगा, एसओपी तैयार हो रही है, पेट दर्द वालों की एसओपी में तैयार करूंगा, मीडिया के माध्यम से दूंगा। अब ये वो लोग हैं, ये पार्टी चोर है। अब नैनीताल में जिला पंचायत सदस्य उठा लिए, चोर ने सिर्फ वोट चोरी नहीं की, जिला पंचायत अरे सदस्य भैया, की चोरी करी। वही कह रहे हैं ना पार्टी है कि आप मुसलमान जवाब ये नहीं सुनेंगे, बंदूक के बल पे झूठे लोग जवाब बंदूक नहीं के बल पे सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप तीनों एक एक करके बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आशीष जी शांत हो जाइए। राजेश जी आप मेरा नंबर आया है, मैं देखिए आशीष जी आपका नंबर भी आएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। शांत हो जाइए। पेट में हो रहा है, इनके लिए दवाई भिजवा देंगे हम, घर पे ही भिजवा देंगे। वो भिजवाएंगे फर्जी दवाई जो अपनी बना रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी की बातें सुनिए, आप सभी की बातें सुनिए। शांत हो जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजेश जी, राकेश जी और आशीष जी। एक मिनट, अगर आप राजनीतिक रूप से सही काम करते हो तो आपको मोहन कापड़ी जी पर- बिल्कुल बिल्कुल, समय की मोहन कमी है, कापड़ी आपसे पर बहुत सारी बात मानहानि करनी का थी, केस बहुत और सारे सवाल भी लेना पूछने थे। धन्यवाद, आप सभी जुड़े और आपने अपनी बातें रखी हैं। जिस तरीके से आस्था पर चुनौतियां भारी पड़ गई हैं, 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए लेकिन कारोबारियों को वो फायदा नहीं मिल पाया। ऐसे में देखना होगा शीतकाल के लिए तैयारियां चल रही हैं, उस पर क्या कुछ असर देखने को मिलता है, उस पर क्या कुछ जो अभी कमियां हुई थी उसको ठीक किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।